Recording in progress. तो गुड इवनिंग। हम लोग अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है फोर्स एंड उसके टाइप्स का, वो अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले देख लो, है ना। ये इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमने इसमें कहाँ किया था, ग्रेविटेशनल, ये हद तक। तो ठीक है, एक छोटा सा एक रिकैप ले लेंगे पूरे फर्स्ट पार्ट का। देखो, फोर्स हमने अलग अलग पढ़े कि फोर्सेस एग्जैक्टली है क्या। उसमें फिर हमने एग्जांपल्स देखे, सिंपल लिफ्टिंग वगैरह है ना, बाइसिकल वगैरह है। किसी ने फर्स्ट वाला नहीं देखा है तो वो देख लो पहले। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारे 10th लेसन का। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ पे और देखा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन से हैं। मस्कुलर है, मैकेनिकल है, ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक है, फ्रिक्शनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। इसमें फिर हमने स्पेसिफिकली एक को पढ़ा कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है ना, उसमें मसल्स का यूज़ है। मैकेनिकल में मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट है। ग्रेविटेशनल में जो ग्रेविटी है, जिसको डिस्कवर किया था किसने, आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में। यहाँ पे कंट्री लिखा है, उसको सेंचुरी है वो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ है, जूम कर लेंगे ज़रा। ठीक है, आगे रुको, एक मिनट रुको, हमारे इधर ले लेंगे कैमरा। तो फिर हाँ, दूसरी चीज़, तुम लोग को टेस्ट देनी है आज, है ना। वो शाम को 7 बजे होगी, फर्स्ट और सेकंड लेसन पे। तो सब लोग प्रिपेयर करो उस चीज़ की। ये वीडियो भले ही तुम लोग आराम से देख लो, वो पहले करना। ठीक है, चलो आगे। फिर मशीन मैकेनिकल फोर्स हमने देख ली। ग्रेविटेशनल फोर्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी, है ना, बाकी सिंपल है। इसमें आइजैक न्यूटन ने इनको डिस्कवर किया था। इसमें हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी कि जैसे जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को समझो ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग। और फिर जब नीचे आएगा तो स्पीड वापस इंक्रीज होगी। अच्छे से पूरा डिटेल में है। किसी को रिवीजन की ज़रूरत है, अब हमको कोई टेंशन नहीं है ना। सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे है। ठीक है, जहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था, और वही अब सारा अपलोड हो जाएगा वहाँ पे। तुमको जब भी अब ज़रूरत होगी, अब हम लोग पूरी स्पीड बढ़ा देंगे, हाईएस्ट जितना हो जाएगा। फिर हमें बस रिवीजन करना है, बार 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 वही चीज़ों को रिवीजन में लेना। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पूरा देख लिया था। इसमें हम लोग कहाँ तक, प्लैनेट्स तक पहुँच गए थे कि प्लैनेट्स वगैरह के और उनके अराउंड में भी वही फोर्सेस अप्लाइड है। इसीलिए सारे जो प्लैनेट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो अब एक दूसरे के अराउंड घूम रहे। तो चलो, अब रिवीजन, एक रिकैप ले लिया हमने अच्छा सा। अच्छे से किसी को और एक बार समझना है तो बिंदास, संडे है आज का दिन, तो तुम लोग है ना आराम से पूरी वीडियो देख लो पीछे की। अब यही सिस्टम में चलो देखो, क्योंकि जो एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे हम, वो बराबर नहीं चलने वाला है ना। किसी को अच्छे से रिवीजन चाहिए, किसी को ऊपर ऊपर चाहिए होता है क्योंकि उसको अच्छे से आता है। तो सबकी अलग डिमांड है। लेकिन ग्रुप पे जैसे ही तुम लोग अपने यूट्यूब पे जाओगे और वहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो। किसी को समझो स्पीड से देखना है, 3 डॉट पे क्लिक करो, वहाँ पे स्पीड पे, प्लेबैक स्पीड पे तो क्लिक करो, इंटू 2 कर दो, इंटू 1.5 कर दो। समझ रहे हो ना। तो ये हिसाब से, मतलब सिस्टमेटिक, हमने इससे बेस्ट कुछ कर ही नहीं सकते थे हम लोग। ठीक है, हाईएस्ट दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम का टाइमिंग 7 होगा। ये जो भी देख रहे हो वीडियो, कोई बच्चे शायद बाद में देख रहे हो, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, कभी भी देखो लेकिन टेस्ट होने की तुम्हारी। आगे फिर मैग्नेटिक फोर्स को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो अब शुरुआत, कीप अ मैग्नेट ऑन द टेबल, एक्सपेरिमेंट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट है, सुनो, एक अनाउंसमेंट कर ही देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे हमारे एग्जाम्स पास आ रहे, तो हम लोग एनएसओ के इसमें और एक चीज़ थी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो वो भी ले लेंगे, है ना। उसका मैं अभी डालना शुरू कर दूंगा। और होमी बाबा वालों के लिए जनरल अवेयरनेस की बात है, वो जनरल नॉलेज कुछ है नहीं उसमें, साइंस से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस ऐसे टाइप में, मतलब कि हम जो बुक में ले रहे उसी के साथ हो जाता है वो सब। और होमी बाबा वालों को ये वर्बल वाले क्वेश्चन नहीं है कि वो ऑड वन आउट होते हैं ना, कि ये इमेज देखो, ये इमेज देखो, ये इमेज देखो, बताओ इसमें से ऑड वन आउट क्या है। ये टाइप के क्वेश्चंस इनको पढ़ाने पड़ते हैं अलग से। तो वो अलग से तुम्हारे वीडियोस फॉर्म में आ जाएंगे एनएसओ वालों के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, होमी बाबा वालों को ये नहीं है हमारे सिलेबस। तो तुम लोग ये उनके वीडियोस तो साथ में आएंगे ही, जो है एनएसओ वाले देख सकते हो। होमी बाबा वालों को ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ग्रुप पे डाल देंगे हम। शुरू कर रहे हैं हम उसका भी बनाना।
ठीक है, तो जैसे आ जाएंगे साथ साथ में बीच बीच में वो भी डालना शुरू कर देंगे, चलेगा फिर। तो मुद्दे पे हमारे पॉइंट जो आज का हमारा मेन है, मैग्नेटिक फोर्स से शुरू करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, हमें एक टेबल पे एक मैग्नेट लेना है, ठीक है। हमारा वाइट बोर्ड चालू करेंगे। हमने एक टेबल पे क्या किया, एक टेबल पे हमने क्या किया, ये हमारा टेबल है समझो, ठीक है। टेबल पे हमने एक मैग्नेट लेना है हमें, ठीक है। अब हमें मैग्नेट पे आगे पढ़ेंगे। टेक अ बिग आयरन नेल टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो आयरन नेल है ना, नेल लेके जाना है, खीला। द नेल स्टिक्स टू द मैग्नेट, सिंपल। नाउ होल्ड द मैग्नेट अपराइट इन द एयर, अब मैग्नेट को हवा में पकड़ लो। अवे फ्रॉम द नेल, आयरन नेल, नाउ द आयरन नेल डज नॉट स्टिक टू द मैग्नेट, ओके। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कुछ है नहीं, बस बोला है कि एक मैग्नेट ले लो पहले तो, ये मैग्नेट ऐसा बड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें फिर तुम्हें क्या करना है, एक आयरन नेल भी लगा देनी है। आयरन नेल लो, खीला है ये, ठीक है। अब ये इस पर चिपक जाएगी ऊपर, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, बाद में जो हमारा मैग्नेट है उसको हवा में लेके जाना है। ये इस पर चिपक जाएगा बाद में तो, ठीक है। इसको मिटा देंगे पहले तो, रुको, ठीक है। ये इस पर चिपक जाएगा जैसे तुम इसको पास में लेके चले जाओगे, इस पे यू है ना। फिर लेकिन जब जैसे ही तुम लोग मैग्नेट से उसको दूर कर दोगे, अभी चिपका हुआ है ना, वजनदार था, अब उसको तुमने क्या किया, वापस साइड में रखा और मैग्नेट ऊपर लेके गए। अब वो उसके फोर्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, ठीक है। अब वापस थोड़ा ना चिपक जाएगा कि अरे हवा में है फिर भी आ रहा हूँ मैं वहाँ, ये नहीं होगा। अलग रखा तुमने उसको और मैग्नेट को दूर कर दिया, अब वो पास नहीं आएंगे, ठीक है। सिंपल सा ये यहाँ पे बता रहे कि इफेक्ट कैसे होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आयरन पे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स में कुछ ऐसा बहुत कुछ नया कुछ है नहीं, सिंपल मैग्नेट और इसके एक्सपेरिमेंट्स और वो सब है। मैग्नेटिक फोर्स हमें सबसे पहले शुरुआत हमें कब पता चली, बहुत ज़माने पहले एक क्या बोलते हैं उसको, भेड़ जो चराते शिप्स वगैरह को, तो वो एक मेटल की स्टिक लेके जंगलों में जा रहा था। वहाँ पे उसने नोटिस किया कि उसकी जो मेटल की स्टिक थी, है ना, ये मिटा देंगे रुको, वो ग्राउंड की तरफ ज़्यादा हैवी उसको फील हो रही थी। ये समझो ज़मीन है कुछ, है ना ऐसी, और वो उसके शिप्स को लेके जा रहा है। तो ये हमारा जब ये जा रहा था तो इसके हाथ में एक स्टिक थी, उसके जो शिप्स थे उनके लिए रखा था उसने, तो ये ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो बाद में पता चला कि यहाँ पे ओर वगैरह बहुत सारे हैं ना जो मैग्नेटिक थे, ठीक है, मैग्नेटिक ओर्स थे। तो वो टाइप में यहाँ पे हमें पता चला कि ओर्स मैग्नेटिक होने की वजह से अट्रैक्ट करता है और मैग्नेट को फिर हम अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हमारा जो नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब तुमको मैंने बताया इसको किस टाइप में नोट डाउन करना वगैरह है, ठीक है। वो हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों को क्लासीफाई करो। देखो जब तुम लोग पढ़ते हो ना तो एक अलग नज़रिए से पढ़ते हो। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते तो हर चीज़ को डिटेल में खोल के कि इसमें क्या है उसमें क्या है ये सब पढ़ते, लेकिन जब तुम सेकंड रीडिंग कर रहे होते हो तो हमें पता है हर चीज़, है ना। इसमें अरे ये तो सिंपल है, अरे इसमें थोड़ा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो हिसाब से नोट्स बनाओ अपने। क्लियर हो गया। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स पता है, चल हम उसी की वजह से पाते हैं। अच्छा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि हम चल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पाते हैं, क्योंकि समझो एक सरफेस है, एक सरफेस है, इस पे एक इंसान तभी चल पाएगा, एक इंसान इस पे तभी चल पाएगा जब उसका पैर वो आगे रखेगा, है ना। अब यहाँ पे पैर था, उसने ये आगे ऐसा रख दिया, फिर पीछे का पैर क्या किया और आगे रख दिया, उसकी बॉडी भी आगे बढ़ रही है एक हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ज़मीन पे जब पैर रखते हैं और हमारे देखो हाथ देखो मेरा, ये ज़मीन थी उसके ऊपर मैंने पैर रखा और हम यूँ आगे बढ़ते हैं। इसको सिंपल ऐसा समझो कि ज़मीन को हम पीछे ढकलने की कोशिश करते हैं और ज़मीन तो पीछे जाएगी नहीं, हम ही आगे चले जाते हैं, ठीक है। अब वही समझो ये आइस सरफेस है, आइस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आइस पीछे तो नहीं जाएगी, वो तो कोई भी सरफेस नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारा पैर बैठेगा भी नहीं। हम लोग रखेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे, पीछे हमारा पैर ही घसीट के आ जाएगा। समझ रहे हो, यही डिफरेंस है क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में एग्जांपल दिया है, कैरम पीस इज फ्लिक्ड lightly it sides over the carom board
बट स्टॉप्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, एक कैरम पीस को, कैरम जो खेलते हैं, फ्लिक्ट, उसको धीरे से हमने ये कर दिया, तो उसको हमने धीरे से हमारी उंगलियों से मारा, तो वो गया आगे 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 और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद रुक गया। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन दिखने लगी ना। जितना पाउडर तुम ज़्यादा डालोगे उतना वो स्लाइड करेगा, और अमाउंट अगर नहीं होगा तो वो फिर एक अमाउंट, एक जगह तक जाने के बाद रुक जाएगा। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। अ बॉल रोलिंग ओवर अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। एक बॉल है, कुछ डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाएगी, है ना। ये एग्जांपल्स बार बार देख रहे हैं हम लोग। बॉल है, सरफेस पे जाएगी, फ्रिक्शन से फिर जाएगी और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाएगी। क्यों, तो देखो ज़मीन पे फ्रिक्शन है ना। ये सरफेस एकदम प्लेन नहीं है, खड़बड़ी रास्ता है पूरा, है ना। ये गंदा सा बनाया ज़रूर मैंने, इतना भी खड़बड़ है नहीं, लेकिन समझ रहे हो ना तुम कि बॉल की सरफेस को स्मूथ कोई है नहीं कि वो चलती ही जाएगी, एक फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, when two surfaces rub against each other the force of friction comes into play. Friction always acts against the direction of motion. तो फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। ये पॉइंट को समझाने के लिए मैं तुमको वापस ही दिखाऊंगा। क्या पॉइंट, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा ये मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में काम करता है। मोशन बताओ बॉल का कहाँ है, आगे है। अब फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, यहाँ पे खड़बड़ा रास्ता है, तो बॉल उसको वो पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आगे नहीं जाने दे रहा है, मतलब कहाँ लेके जा रहा है, फिर रोक रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट टू द, लिख पाते क्या इसमें, एक मिनट देखने दो। ठीक है, तो अपोजिट, ये पेंसिल ले लो हमें, अपोजिट किसकी, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, MOTION, सिंपल। ठीक है, अरे यार लिख लो ये बराबर, है ना, तो मिटा देंगे तुम लोग, गलत लिख लोगे तो। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो कैसे काम करता है, फ्रिक्शन है, ये साथ में लिख लो, फिर स्पेलिंग का टेंशन नहीं हो, बहुत अड़चन हो रही है यहाँ पे लिखने। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो और एक चीज़ बताई इन्होंने कि जब हम दो सरफेसेस को रब करते हैं, देखो हाथ को ही रब किया मैंने, तो बीच में फ्रिक्शन हो रही है, और यही फ्रिक्शन से हीट भी बन रही है, इसलिए तो गर्मी आ जाती है। ये करके हम मुंह पे लगाते ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, हीट भी हो गई पैदा। हीट जहाँ जहाँ देखो, टायर गर्म इसलिए होते क्योंकि रास्ते पे घूम घूम के इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि वो गर्म हो जाते हैं। क्लियर है, फ्रिक्शन गिव्स हीट, सिंपल। ओके, व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड वाइल राइडिंग अ बाइसिकल इट स्टॉप्स आफ्टर रनिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। ब्रेक का भी वैसे ही है, ब्रेक जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइकिल है फिर वो रुकने लग जाती है, क्योंकि जो रबर के ब्रेक से हमारे वो साइकिल के टायर्स को धीरे धीरे रोकते हैं, और ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर रुको एक मिनट, कहाँ थे हम, हाँ फ्रिक्शन जो, ठीक है। तो देखो आगे फिर एग्जांपल दिया है सैंड पेपर का, उसको फिर एक आपस में घिस के देखो बोल रहा था। स्मूथ पीसेस को दो लो, दो पेपर के, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट सब करो और वीडियो बनाओ इसकी। ठीक है, वीडियो बनाओ या फिर मत ही बनाओ, जान दो, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। पेपर लो, दो पेपर रब करो, और फिर सैंड पेपर है तो लो, सैंड पेपर है किसी के पास तो वो करो, ठीक है, वो बच्चा करो। दो सैंड पेपर लो और उसको फिर ट्राई करो, और डिफरेंस तुम्हारा एक्सप्लेन करना है कि तुमको क्या फील हो रहा है, कहाँ पे तुमको ज़्यादा इफर्ट लग रहा है ना, वो तुम एक्सप्लेन करो, वो इसमें एक जन को ही कर दो। ठीक है, फ्रिक्शन यही है, देखो जहाँ जहाँ रुकावट है ना, वहाँ वहाँ फिर फ्रिक्शन है। अच्छा, फ्रिक्शन सिर्फ सरफेस से होता है क्या, नहीं, फ्रिक्शन हमारी हवा से भी होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल अलग देंगे थोड़ा सा, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा, अब देखो ये एरोप्लेन है एक, ठीक है, ये एक एरोप्लेन है,
हमारी एरोप्लेन थोड़ी अच्छी ऐसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ वगैरह है, ठीक है। तो देखो इसका शेप ऐसा क्यों होता है पता है, एक बर्ड की चोंच की जैसा, क्योंकि इसके अराउंड ना हवा है पूरी, इसके अराउंड हवा है। तो अगर ये एक बॉक्स शेप्ड होता, ये कैसा होता, एक बॉक्स शेप्ड होता, यू बस के जैसा होता शेप इसका, तो ये हवा बार बार टकराती इससे, ये हवा यहाँ पे टकराती और यहाँ पे एक फ्रिक्शन कॉज होता। अब तुम लोग बोलोगे भैया हवा से भी फ्रिक्शन कॉज होता है, बिल्कुल, हवा भी रोक रही है ना, हर चीज़ जो एक रुकाव डाल रही है वो एक फ्रिक्शन कॉज कर रही होती है, ठीक है। फ्रिक्शन TION यहाँ पे भी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो शेप है एक एरोप्लेन वगैरह का, वो एक एरोडायनामिक शेप है, एक पॉइंटेड सामने से एक कर्व्ड है, क्योंकि जब हवा आएगी तो यहाँ होगी और ऐसे पास हो जाएगी, आगे निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आएगी और ये ऐसे पास हो जाएगी। तो एक पेनिट्रेटिंग नेल का देखो ना, नेल कैसे बनाए जाते हैं, नेल मतलब खीले की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छे से नहीं बनाया मैंने, फिर भी तुम लोग समझ जाओ अब। तो पॉइंटेड होता है नीचे की साइड में, क्यों समझो, अगर वुड में इसको मैं डालूंगा तो ये पहले तो घुसेगा थोड़ा सा, ठीक है, पहले घुसेगा थोड़ा सा नेल हमारा, और फिर धीरे 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 बढ़ते जाएगा अंदर। पहले तो नेल हमारा पॉइंटेड एंड से घुसेगा अंदर, ठीक है, छोटे से इसमें से, और फिर बाकी का बड़ा हिस्सा अंदर जा पाएगा, क्योंकि और ठोकेंगे हम उसको ऊपर से हैमर वगैरह से, है ना, हैमर वगैरह से इसको हम ठोकेंगे ऊपर से, ठीक है। तो फिर इसी को बोलते हैं कि फ्रिक्शन कैसे कम हो जाए, उसके हमने दिमाग लगाया अलग अलग, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी लॉजिक वाली चीज़ है नहीं। फ्रिक्शन हर चीज़ जो रुकाव कॉज कर रही है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, सिंपल सिंपल, एज सिंपल एज दैट। चलो और एग्जांपल्स देखेंगे। इट इज़, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, जूम करता हूँ, रुको जरा। इट इज़ पॉसिबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पढ़ लिया, अभी देख लिया हमने, हमारी चिंटू को चलाया ना हमने, बर्फ पे चलाया उसको, हर जगह पे चला दिया। इफ देर इज नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप और फॉल, ऑयली और वेट सर्फेसिस। पानी में फिसल के गिर जाते हैं कि नहीं तुम लोग, गिरा होगा यार, बहुत जन गिर गए होंगे, है ना, मैं भी गिर गया था। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है, पानी था, हमारा जो पैर है और जो ज़मीन है हमारी फर्शी पे, उन दोनों के बीच में एक पकड़ नहीं बैठ रही है, फ्रिक्शन इज लाइक पकड़, है ना। तो पानी था बीच में, लेयर थी, ये दो समझो, एक पैर है, ये ज़मीन है, बीच में पानी की लेयर आ गई, तो नहीं बैठी पकड़, हम लोगों का पैर पानी के ऊपर ही स्लाइड कर गया यूँ, और हम गिर गए फिर जाके। फ्रिक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। When a car is stuck in mud, a wooden plank is laid down for pulling out the car। ठीक है, तो कार अगर ज़मीन में मिट्टी में धंस जाती है तो फिर एक लकड़ी का प्लैंक डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके टायर फिर वहाँ पे उसके ऊपर चढ़ जाए और फ्रिक्शन से वो बाहर आने की कोशिश कर सके, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट जनरेटेड बिकॉज द व्हील ऑफ द वुडन प्लैंक लेड डाउन अंडर द कार, हिंस द कार कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द मड। वही जो अभी मैंने बताया है ना कि कार को कैसे बाहर निकाला उन्होंने, ठीक है। इन शॉर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन इधर बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड एज डिजायर्ड। तो हमारे डिज़ायर के हिसाब से हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे मटेरियल्स चेंज करके। कैरम बोर्ड में पाउडर डाल दिया, फ्रिक्शन कम हो गई। ऑयली लेयर कहीं पे डाल दिया हमने तो फ्रिक्शन। मशीन्स वगैरह में इसीलिए तो ऑयल अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म जब चलता है तो फ्रिक्शन कॉज होती है, हीट जनरेट हो जाती है फिर, और मशीन्स ख़राब हो सकते हैं हीट से, इसलिए वहाँ पे ऑयल अप्लाई किया जाता है कि फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। फिर तो हमारा फिर नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग चालू की है, चालू है भाई, है ना, अच्छी बात, भूल जाते तो इतना पढ़ा देते हैं फिर। आगे फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रेड, अब ये नया है, हेडिंग डाल लो तुम लोग, साथ में जो लिख रहे हो जो बच्चे हेडिंग डाल रहे हो, नोट्स तो भेजेंगे हम। स्प्रेड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन टेबल, रब पीस ऑफ थर्माकोल और एन इन्फ्लेटेड बलून अगेंस्ट स्किन क्लोथ, ठीक है। इसकी एक वीडियो दिखानी है तुम्हें, तब तक मैं सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे हम।
ये वाली वीडियो देखनी है हमको, ठीक है। तो इसको लोड करके रख देंगे, हम लोग फिर देखेंगे आराम से। तो देखो, स्प्रेड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल, एक टेबल पे बहुत सारी पेपर के पीसेस रख दो। रब अ पीस ऑफ थर्माकोल और एन इन्फ्लेटेड बलून ले लो, या फिर थर्माकोल का कुछ पीस ले लो जिसको रब करो, बालों पे रब करो, कहीं पे कपड़े पे कुछ रब कर दो, या फिर एक सिल्क का क्लॉथ पे रब करो, ठीक है। ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस, इन पीसेस के पास लेके जाओ इसको। या फिर क्या करो, रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस, या तो कंघी से करो, कंघी वाला तो सबने किया है ना, बुक में भी होता है ये, ठीक है। फिर क्या होगा उसमें, रब अ पीकॉक फेदर बिटवीन पेजेस ऑफ अ नोटबुक एंड ब्रिंग इट नियर योर फिंगरनेल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है ये भी देख लो, फिर एक्सपेरिमेंट्स दिए अलग अलग है ना। इन दीज अबाउ एक्टिविटीज द पीस ऑफ पेपर हेयर एंड द पीकॉक फेदर्स आर सीन टू मूव। इसमें क्या होता है, ये सारे जा रहे जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किए, देखेंगे अब अभी हम लाइव, है ना, उसमें मूवमेंट दिखती है हमको, और इसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मटीरियल लाइक रबर, प्लास्टिक, इबोनेट ड्यू टू फ्रिक्शन। इबोनेट क्या है दिखा देंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सच इलेक्ट्रिकल चार्जेस मटीरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इबोनेट क्या है, यहाँ पे हो यही रहा है कि जो दो सरफेसेस है ना, इबोनेट, अरे इबोनेट कहाँ गया, इबोनेट नहीं दिख रहा है यार, ये नहीं है इबोनेट। अच्छा, इबोनेट मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो देखो इबोनेट कुछ भी नहीं है, एक रॉड शेप्ड मटेरियल है, एक प्लास्टिक के जैसे ही, समझ जाओ उसको। अच्छा ठीक है, फिर तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रबर, प्लास्टिक, इबोनेट पे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ गया है, वापस हमें ज़रूरत है हमारे वाइट बोर्ड की। तो समझो ये था हमारा एक प्लास्टिक का कंघी थी ये हमारी, ठीक है, कंघी है हमारी यार, ये तो गंदी सी बनाई है लेकिन है। इसमें एक चार्ज आ गया, समझो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नहीं एग्जैक्टली, पॉजिटिव तो पेपर्स में आएगा, अलग अलग आ सकता है ना, तो इसको मैं स्पेसिफिकली नेगेटिव लूँगा। इसमें समझो मैंने इसको रब किया एक सिल्क के कपड़े पे, ठीक है, ये सिल्क है, रब किया इसको मैंने, इसमें पूरा यहाँ पे उसके ऊपर घिस दिया। अब इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पूरे वायर में, नेगेटिव है, नेगेटिव, और नीचे बहुत सारे पीस है पेपर के वगैरह, है ना, है कि नहीं है। अब होगा ये कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते, और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरों को, और इसी वजह से पेपर यहाँ पे जाके चिपकना शुरू कर देगा, ठीक है, ऊपर की साइड में। वही तो, क्योंकि नेचर में नियम ही है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, मैग्नेट्स में नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे ये एक फोर्स जनरेट हो जाती है जब हम इस प्लास्टिक को सिल्क पे घिसते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अब तुमको मुझे वीडियो दिखानी है तो मैं शेयरिंग कर देता हूँ, थोड़ी अलग शेयरिंग है तो वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सब ध्यान से देखो, है ना, ये वाली वीडियो सबको देखनी ध्यान से, आवाज़ आ जाएगी तुमको, ठीक है ना इसमें। In this activity, we shall demonstrate electrostatic force, or what is known as static electricity. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. For this activity, we need bits of paper and a balloon. बलून लगता है, We'll take this balloon and rub it on the hair. हेयर पे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, सिल्क and bring it की जरूरत है to these bits of paper. ये देखो, As you see, the bits of paper are getting attracted to this balloon. This happens because by rubbing the balloon on the hair, it becomes statically charged, चार्ज हो and गया, hence it attracts the bits of paper. ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, इसमें अट्रैक्ट हो गया वो, ठीक है।
इसको तुम दूसरे भी कुछ वीडियोज़ है वो देख सकते हो। बेस्ट तो मुझे लगता है खुद करो और एक वीडियो बना के भेजो, है ना। हमारे बच्चे हैं इतने टैलेंटेड कि कर सकते हैं ये सब। तो बेसिक तुमको दिखा दिया मैंने, है ना। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो गया Who's है। ready to hatch some cool pets? Click अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर जाएंगे। कौन सा? कंबाइंड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देख लिया था। अब कंबाइंड फोर्सेस क्या है? वाइल एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट द ऑब्जेक्ट, अ रोलर कोस्टर और द जगलिंग ऑफ अ सेल बोर्ड ऑन द सी शोर। इसमें हमें इन्होंने एग्जांपल दिया है रोलर कोस्टर का। रोलर कोस्टर पता है सबको? देख लो यहाँ पे, ये जो खेलने वगैरह जाते हैं यार बहुत बच्चे, है ना, बड़े बड़े इस पे, तो वहाँ उसको रोलर कोस्टर्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं रोलर कोस्टर्स के बारे में? पहले तो रोलर कोस्टर देख लो, है ना, ये इनको रोलर कोस्टर्स बोलते हैं। या फिर कहाँ जा रहे हैं? सी शोर पे जा रहे हैं, या फिर जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग का मीनिंग क्या है वो भी देख लो यार। ये है जगलिंग में, है ना। और फिर सी शोर किसकी बात? सी शोर सबको पता है। अब इमेज दिखाने दो, दिखा रहा हूँ बस मैं, है ना। समुद्र के जो किनारे वगैरह का एरिया है उसको सी शोर बोलते हैं ना, ऐसे इसको। तो अच्छा एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हम वो सुन लो यहाँ पे ध्यान से। कट आउट फिश शेप फ्रॉम कलर्ड प्लास्टिक शीट। ओके, तो एक कलर्ड प्लास्टिक शीट से फिश शेप ले लो तुम लोग कट करके। फिक्स अ पिन ऑन वन साइड ऑफ द फिश, एक साइड में वो पेपर प्लास्टिक की जो शीट है उसमें पिन लगा दो। टेक वाटर इन अ बिग डीप प्लेट, रिलीज द फिश इन इट, तो उसमें फिर वो शीट को फिश को हमारी नकली सी रिलीज कर दो। देन फिश विल फ्लोट ऑन द वाटर, फिश ज़रूर उस पर फिर फ्लोट करना शुरू कर देगी। टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट अराउंड ओवर द वाटर, फिश सीम्स टू बी स्विमिंग। ओके, समझा तुमको? नहीं समझा दिखाएंगे हम, हमारा बोर्ड कब काम आएगा, है ना। देखो क्या करना है हमें, एक बड़े प्लेट में या टब में हमें पानी ले लेना है, ठीक है। इसमें पानी ले लो, ले लिया हमने पानी। अब इसमें हमने पहले क्या किया था, एक हमने फिश कट आउट की, ये थी हमारी शीट, इसमें से हमने एक फिश को कट आउट किया, कट कर लिया एक कैंची से। अब इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। और एक चीज़, हमने इस फिश को एक पिन भी लगाई, ठीक है, मेटल की पिन थी सिंपल सी, यहाँ पे चिपका दी समझो, ठीक है, पिन है ये एक सिंपल। अब वो इसको इसमें डाल दिया हमने, हमारी फिश को, प्लास्टिक की फिश है, कोई नकली सी है ना, पिन भी है इसके साथ इसमें। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट ले लिया हमने और हम इस मैग्नेट से मूवमेंट कर रहे हैं। हम कभी मैग्नेट को यहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं इस साइड लेके जा रहे हैं, तो फिश भी फिर मूव कर रही है उसके साथ, फिश भी उसकी लोकेशन चेंज कर रही है। सिंपली आयरन का पीस है तो मूव भी करेगी। तो ऐसे मज़ेदार कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं उन्होंने तुमको। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंपली, है ना। तुमको एक ऐसी सिचुएशन लिख के आ जाएगी और पूछेंगे कि बताओ ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे एग्जाम्पल्स को भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा कंबाइंड फोर्स भी हो चुका है। कुछ मिस पार्ट हुआ है क्या देख लो फिर क्या। हाँ अच्छा, ये कंबाइंड शीट हो गया। अच्छा ये वाला क्या पार्ट था? आइजैक न्यूटन। ओके ओके ओके, सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद इन्होंने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे आइजैक न्यूटन। ठीक है, काम करते हैं फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हम लोग थोड़े देख लेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स। तो अगर एक फोर्स अप्लाई किया जाए ऑब्जेक्ट पे तो बताओ उससे क्या हो सकता है उसमें चेंज? शेप चेंज होगा, मोशन चेंज होगा, साइज चेंज होगा, सब हो सकता है ना। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, शेप भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, और उसकी मोशन, स्पीड कम थी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा थी पैर से रुका दिया रुक सकती है। हमने ये कहाँ पे देखा था तुमको? फर्स्ट वीडियो में याद होगा, हमने हैमर वगैरह देखा था, ब्लैक स्मिथ याद है ना, जब गर्म होता है तो वो बीट करता है उसको। इसका आंसर इसीलिए फोर्थ आएगा, शेप्स मोशन सब उससे चेंज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम द टेरिस, विच फोर्स एक्ट ऑन द बॉल व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। बताओ इसमें से, सिंपल है ये, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे, ग्रेविटी की वजह से बॉल नीचे आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेसन, है ना, छोटे छोटे लेसन है हमारे। ठीक है फिर आगे, सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल।
द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा ठीक है, वही चीज़ है, ग्रेविटेशनल एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। अच्छा इधर से भी कुछ कर लेंगे फिर, देखो कुछ करेंगे बीच बीच में से, है ना, थोड़े हार्ड देख के। थर्ड वन देख रहे हैं हम, है ना। विच ऑफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बकेट विथ वाटर। बताओ, वाटर को हमें उठाने के लिए बकेट में से कौन सी इसमें से आएगी? मस्कुलर आएगी, मैकेनिकल आएगी, ग्रेविटेशनल आएगी, फ्रिक्शनल आएगी? ये पूछा नहीं है कि वो बकेट पे कौन सी फोर्स नीचे खींच रही है उसको ज़मीन की तरफ। कंफ्यूज मत हो जाओ, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बकेट विथ वाटर, उसको उठाने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी? मस्कुलर लगेगी भाई, है ना, सिंपली चीज़ है। मसल्स की ज़रूरत है हमें उसके, हमारे स्केलेटल सिस्टम और मसल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। और एक देख लेंगे चलो तुम्हारे लिए, कौन सा देखेंगे? अच्छा पहले खुद से सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट आंसर देख लोगे नहीं तो तुम लोग। खुद से पहले ट्राई करो, गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर उसके बाद देखना चाहिए। हाँ ये वाला फिफ्थ देखेंगे। फॉर विच ऑफ द टास्क इज अ मस्कुलर फोर्स यूज। इसमें से कौन से फोर्स में बताओ मस्कुलर फोर्स यूज होती है? इलेक्ट्रिक पंप में? बिल्कुल नहीं। मैंगो फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री? बिल्कुल नहीं, ग्रेविटी से ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। टू लिफ्ट अ बेबी, एक बच्चे को उठाने के लिए? लाउड स्पीकर, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सिंपली कट आउट करो पहले, तो देखो इलेक्ट्रिक पंप को हमने कट कर दिया, मैंगो फ्रूट गिरता है उसको कट कर दिया, अब टू लिफ्ट अ बेबी ओके हो सकता है, इसको रखो साइड में। कट आउट करना है हमें, है ना, ये एक टेक्निक बोलते हैं इसको बोलते हैं कि कटिंग आउट द नेग्लिजिबल आंसर। मतलब जो हमको नहीं चाहिए उसको पहले कट करो और जो सही लग रहे हैं हमें उसको अलग रखो। इससे क्या होता है, समझो बहुत हार्ड क्वेश्चन कोई है तो तुम्हारे पास लास्ट में कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जिस पे तुमको भरोसा है कि ये सही हो जाएगी, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं फिर राइट होने के, है ना। तो देखो अब इसका आंसर फिर आएगा टू लिफ्ट बेबी। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो ये सारे, और होने के बाद डाउट्स पूछो, है ना, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पे हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उससे अच्छा हम टाइम बचेगा तब तो और रिवीजन लेंगे, एक्स्ट्रा कुछ पेपर सॉल्विंग भी करनी है हमें लास्ट में, है ना, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो फिर टाटा गुड बाय सबको, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देंगे हम। चलो गुड बाय सबको, है ना। डाउट वगैरह कुछ है तो फिर तुम लोग पूछ सकते हो हमारी अगली लाइव क्लास में, जब भी होगी उसमें इस लेसन के। अब मैं नहीं बोलूँगा, खुद से करना है इसके, सॉल्व करो एक नोटबुक में, क्या करो बेस्ट तो लेसन नंबर डालो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर करो। लास्ट में फिर चेक करो पीछे देख के कितने रॉन्ग है, उसको फिर क्लिक करो, उसका राइट आंसर फिर साइड में लिख दो। ये एक तुम्हारा होम सेल्फ स्टडी में एक इफ़िशिएंट मेथड है, ठीक है। चलो फिर टाटा गुड बाय।